चैप्टर नंबर 17 का आज लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 17 के लेक्चर नंबर 1 में हमने दो बेसिक टॉपिक की बात करी थी। एक आपसे बात करी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, और उसके बाद आपसे बात करी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। लेक्चर नंबर 1 हमारा हो चुका है चैप्टर नंबर 17 का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 2। और इसके अंदर भी जो टॉपिक मैं आज आपको स्टार्ट कराऊंगा वो टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इसके बारे में कुछ चीज़ों को देखते हैं। मेरे पास सपोज़ कीजिए एक ग्लास ट्यूब मौजूद है। ये ग्लास ट्यूब आपके सामने नज़र आ रही होगी, मैंने लिख के दिखा दिया कि सर ये मेरे पास एक ग्लास ट्यूब मौजूद है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने इलेक्ट्रोड्स लगाए। इलेक्ट्रोड्स, अब उसमें से भी एक इलेक्ट्रोड पे देखो मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को शो किया, यानी जो इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के ऊपर मौजूद होंगे, मैंने एक इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को शो किया। अच्छा, अब इसको मैंने कनेक्ट किया वायर्स की मदद से। कनेक्ट करने के बाद ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये तमाम लोगों को पता होगा, ये यहाँ पे आपको नज़र आएगी बैटरी, यानी मैंने इसको कनेक्ट किया किस चीज़ से, बैटरी से कनेक्ट किया। अच्छा, अब इसमें भी एक बात पे ज़रा गौर करो। एक साइड आपकी ये जो साइड है एक नेगेटिव से कनेक्ट है और एक कनेक्ट है पॉजिटिव से, यानी ये जो साइड है ये साइड कनेक्ट हुई हुई है पॉजिटिव से, क्योंकि आपको पता है ना ये जो लार्जर एंड नज़र आ रहा है ये लार्जर एंड यहाँ पे शो करता है पॉजिटिव को, यानी आपने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो साइड आपको नज़र आ रही है ये जो साइड है ये है नेगेटिव, क्योंकि आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है कौन से टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। अब देखो आपके पास ये फोटोन है यानी लाइट मौजूद है। अच्छा, ये बैटरी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, मेरे पास ये तीन तरह की लाइट के फोटोन मौजूद आपको नज़र आ रहे होंगे। अब तीनों में फ़र्क देखिएगा, तीनों में फ़र्क है क्या। अब आप तीनों में फ़र्क देखो। पहला वाला जो आपको नज़र आ रहा है उस वाले की फ्रिक्वेंसी क्या है, उस वाले की फ्रिक्वेंसी कम है, जबकि दूसरे वाले की फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, और तीसरे वाले की फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है। यानी फ्रिक्वेंसी की वजह से फ़र्क आ रहा है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रिक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ा ना चैप्टर नंबर 8 को, मैंने चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है अपने कि भाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन ये जो करता है इस चीज़ को आप बोलते हो फ्रिक्वेंसी। चलो अच्छा, फ्रिक्वेंसी अगर मुश्किल लग रहा है तो वेवलेंथ से बात समझ लो। वेवलेंथ तो तमाम लोगों ने पढ़ा है ना। वेवलेंथ क्या होता है, वेव का जो एक चक्कर मुकम्मल होता है, पूरा एक राउंड ट्रिप मुकम्मल होता है, उसको आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ बोलते हो। सही है। अच्छा, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का जो आपस में रिलेशन होता है ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। नहीं पढ़ा तो ये भी आपको पढ़ा देंगे। देखो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन इन्वर्स है। अब आप देखो फर्स्ट वाले केस में उसकी वेवलेंथ जो है ना ज़्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड वाले केस में देखो कंपेयर करो, पहले वाले केस में वेवलेंथ आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी, आप फर्स्ट वाले केस से अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आपको नज़र आ रही है वो वेवलेंथ ज़्यादा नज़र आएगी, जबकि सेकंड वाले केस में आपको वेवलेंथ कैसी नज़र आ रही है, कम। थर्ड वाले केस में आपको वेवलेंथ कैसी नज़र आ रही है, और कम। यानी वेवलेंथ अगर आप कम करते जा रहे हो, जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। यानी वेवलेंथ अगर कम करोगे तो जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इन शॉर्ट ये जो तीन फोटोन नज़र आ रहे थे, ये तीन फोटोन में जो फ़र्क है वो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का फ़र्क है। वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का फ़र्क मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपको और बता दूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अच्छा, अब इन फोटोन को मैंने स्ट्राइक करना शुरू किया। मैंने पहले वाले फोटोन को इस इलेक्ट्रोड पे स्ट्राइक किया, कुछ भी आपने ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब फोटोन को स्ट्राइक किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने सेकेंड वाले फोटोन को स्ट्राइक किया, यानी सेकंड वाले फोटोन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी मैंने फर्स्ट वाले फोटोन को स्ट्राइक किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेकंड फोटोन को स्ट्राइक किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैंने यहाँ पे थर्ड फोटोन को स्ट्राइक किया। जैसे ही मैंने थर्ड फोटोन को स्ट्राइक किया वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। यानी आप बोलेंगे सर आपने काम ये किया कि फ़ोटोन को स्ट्राइक किया, फ़ोटोन को स्ट्राइक करने की मदद से आपको मिला कौन, इलेक्ट्रॉन मिला। आज के बाद से अगर आपसे कोई भी पूछे, अब आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे ज़रा सुनना। आज के बाद से किसी भी मेटल के ऊपर अगर आप लाइट को इंसिडेंट करो, किसी भी मेटल के ऊपर आप इंसिडेंट करो लाइट को, और लाइट को इंसिडेंट करने की वजह से वो क्या इमिट करे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करे। आप अगर किसी मेटल सरफेस पे आप अगर किसी मेटल सरफेस पे फोटोन को स्ट्राइक करो और वो इलेक्ट्रॉन इमिट करे, उस इफेक्ट को आप आज के बाद से बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने हेडिंग लगाई यहाँ पे आपके सामने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की छोटी सी एक डेफिनेशन जल्दी से देखते हैं। डेफिनेशन आपको बताऊँ, तमाम लोग पढ़िएगा ज़रा। ओके, बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट इंसिडेंट
ऑन मेटेलिक प्लेट, यानी मेटल के ऊपर अगर आप लाइट को इंसिडेंट करो, देन इलेक्ट्रॉन कैन इमिट फ्रॉम डेट सरफेस, यानी उस सरफेस से आपको क्या इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ओके, दीज इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन का नाम आप क्या रखते हो, तो उन इलेक्ट्रॉन का नाम बताया कि भाई उन इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस फिनोमिना को, ये जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को आप बोलते हो क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सिंपल सी मैंने आपको डेफिनेशन बनाई किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अच्छा जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, वो ज़रा देखिएगा। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है क्या, ओके पहला पॉइंट अब ज़रा देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके सामने। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इमिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल if the frequency of the incident photon is less than the particular amount of frequency known as threshold frequency। अब ये बात आपको बहुत अजीब सी लगेगी, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ना तो आपको ये बात मुश्किल सी लगेगी। मैं अपनी बात को थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ, ज़रा देखिएगा। याद है आपके पास ये 3 फोटोन मौजूद थे। इन 3 फोटोन को देखने के बाद आप ज़रा बात को ऑब्जर्व करो। इलेक्ट्रॉन जो निकले थे वो पहले वाले से नहीं निकले, दूसरे वाले से नहीं निकले, बल्कि किससे निकले, तीसरे वाले से निकले। अब देखो हर सपोज करो पहले वाले की फ्रिक्वेंसी है 10 हर्ट्स, दूसरे वाले की है 20 हर्ट्स, और तीसरे वाले की है 30 हर्ट्स। मैं बहुत रैंडम से एक वैल्यू बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो 3 तरह की फ्रिक्वेंसी है, 10 हर्ट्स, 20 हर्ट्स, 30 हर्ट्स। अब इस मेटल की जो कम से कम फ्रिक्वेंसी है ना, मिनिमम फ्रिक्वेंसी, मैं चलो लिख के भी इसको दिखाऊँ। इसकी जो कम से कम मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है कितने हर्ट्स, 30 हर्ट्स। यानी अगर आप इसको 30 हर्ट्स दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। आपने 10 हर्ट्ज दिया, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ। आपने 20 हर्ट्ज दिया, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ। आपने जैसे ही 30 हर्ट्ज दिया, वो इलेक्ट्रॉन उससे इमिट हो गया। अब ये बात अभी भी अगर मुश्किल लग रही हो तो एक एग्जाम्पल से मैं बात करूँ, तो एग्जाम्पल से बात करते हैं। आप एक, चलो एक डॉल है, एक डॉल ख़रीदने गए आप, सही। इस डॉल की कीमत है, डॉल की कीमत थी हमारे पास 100 रुपीज़, सही है। 100 रुपीज़ इस डॉल की कीमत है। अच्छा, सेल लगी हुई है, आपने अक्सर देखा होगा ना, सेल लगी हुई होती है। अच्छा, अब सेल जो लगी हुई है, सेल में क्या होता है कि आपको सेल में होता क्या है कि भाई कोई चीज़ें ना कम नहीं होती, पैसे कम नहीं होते, वो बोलते हैं भाई ये फ़िक्स प्राइस है। आप दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार से बोला भाई ये मुझे अच्छी लग रही है, आप मुझे दे दो, एक काम करो आप 50 रुपये ले लो, वो आपको मना कर देगा। आप बोलेंगे चलो अच्छा एक काम करो 80 रुपये ले लो, वो आपको मना कर देगा। आपने बोला चलो अच्छा एक काम करो, अब जब इतनी बहस करो 100 रुपये ले लो, वो आपको दे देगा। लेकिन आपने बोला यार ये 50 में नहीं दे रहा, 80 में नहीं दे रहा, आपने 100 रुपये के बजाय उसको 5,000 रुपये का नोट दे दिया। बोलो, आपने बोला कि भाई मुझे 5,000 रुपये में दे दो, वो तो हंसी खुशी दे देगा, क्योंकि उसकी कम से कम जो कीमत है, वो कम से कम कीमत है आपके पास कितने रुपए, 100 रुपये। अब आप अगर उसको 50 दोगे, 80 दोगे, कम दोगे तो वो नहीं मानेगा। उसके बराबर दे दो या उससे ज़्यादा दे दो, उससे ज़्यादा जितने भी आप दे दो, आप 5,000 रुपये भी अगर उसको दोगे, वो आपको डॉल फ़ौरन दे देगा कि भाई ये लो, ये आपके लिए बनी थी, आप इसको लेके चले जाओ। यानी कम से कम जो फ्रिक्वेंसी चाहिए थी, वो फ्रिक्वेंसी अगर प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, उससे कम पे नहीं होगा, उससे ज़्यादा पे तो हो सकता है। तो वही जो मैं अब आपको बात बता रहा हूँ, जो उसने एग्जाम्पल आपको दी। वापसी चलते हैं, अगली जो स्लाइड पर हमें जाना था। अच्छा, अब पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट ज़रा देखिएगा। अब इस पॉइंट को मुझे समझाना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इमिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैटर। इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ मैटर से जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी जो जो फोटोन आके टकरा रहा है, इंसिडेंट फोटोन जो फोटोन आके टकरा रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम, यानी इस लेस देन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब जो बात आपको समझाना चाह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे अगर आपकी फ्रिक्वेंसी जो है कम है उस फ्रिक्वेंसी की जो उसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, यानी कम से कम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फ्रिक्वेंसी चाहिए, फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट आउट द इलेक्ट्रॉन, उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को आप आज के बाद से बोलोगे कौन सी फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये इसकी फिजिक्स के अंदर टर्म है जो आप याद रखोगे, जिसका नाम मैंने आपको बताया क्या, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जो फ्रिक्वेंसी चाहिए उस फ्रिक्वेंसी को बोलोगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट नहीं होगा, और आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली इमिट आउट हो जाएगा। तो इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा। थोड़ी सी डेप्थ में मैंने आपको ये बात बता दी। अच्छा जी, अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ओके, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स
इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटोन। जाहिर सी बात है ना, आप जितने ज़्यादा फोटोन स्ट्राइक करोगे, भाई कम से कम उसको चाहिए थी 130 हर्ट्स की, आपने 30 हर्ट्स के 3 फोटोन स्ट्राइक करा दिए। अब जब 3 फोटोन स्ट्राइक कराओगे तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी जितने ज़्यादा फोटोन्स को स्ट्राइक कराओगे उतने ज़्यादा वो क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया आपके पास। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट भी जल्दी से देख लेते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट समझने के लिए फिर दोबारा मुझे एक छोटी सी डायग्राम बनानी पड़ेगी ताकि मैं अपना थर्ड पॉइंट भी आपको समझा सकूँ। थर्ड पॉइंट ज़रा देखिएगा। ओके, अब देखो इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी थी, सपोज करो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। सही है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ओके, अब आप देखो आपने जो फोटोन इस पर स्ट्राइक कराया, आपने जो फोटोन स्ट्राइक कराया है वो फोटोन स्ट्राइक कराया कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अच्छा जी, अब इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यहाँ पे लिखी हुई कितने वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही। अच्छा, अब एक और नई चीज़ मैं आपको सिखाऊं, आप तमाम लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, ये चीज़ आप लोगों ने शायद सुनी हो। ये चीज़ कहलाती है आपके पास क्या, वर्क फंक्शन। आप सोच रहे होंगे सर ये वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन में आपको बताऊं, मिनिमम amount of energy to eject out electron, minimum amount of energy to emit electrons। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को आज के बाद से आप बोलोगे क्या, वर्क फंक्शन। देखो अभी एक नई चीज़ जो मैंने सिखाई थी वो सिखाई थी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। कम से कम जो फ्रिक्वेंसी चाहिए उस फ्रिक्वेंसी को आप बोलोगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और कम से कम जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोलोगे आप क्या, वर्क फंक्शन बोलोगे। सही है। अब आप देखो आपने जो एनर्जी प्रोवाइड करी, आपने जो एनर्जी प्रोवाइड करी वो कितनी प्रोवाइड करी, 15 की, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकालने में इस्तेमाल हो गई। ऐसी है ना, आपने जो एनर्जी दी वो थी 15, अब इसमें से आपने जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल करी, क्योंकि वर्क फंक्शन मैंने बताया ना इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब कुछ ना कुछ एनर्जी बच जाएगी, तो कितनी बचेगी, आप बोलेंगे सर आपने दिए थे 15, 10 उसमें से निकालने में इस्तेमाल हो गई, जो बच गई वो कितनी है, जो बच गई हमारे पास 5। अब इसको मैं ज़रा रिलेट कराऊँ। अब जो एनर्जी आपने प्रोवाइड करी उसको मैंने लिखा ई से, यानी 15 आपने प्रोवाइड करी थी ना, ये देखो 15 फोटोन की प्रोवाइड करी, उसको मैंने लिख दिया ई से, इस इक्वल टू, अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी थी वो थी 10 है मेरे पास वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को आप लिखते हो किससे, फाई नॉट से। आज के बाद से नई चीज़ आपने सीखी कि भाई वर्क फंक्शन को जो लिखने का तरीका है, यानी ये फाई नॉट नज़र आ रहा है, ये फाई नॉट कहलाता है मेरे पास क्या, वर्क फंक्शन कहलाता है। तो मैंने बोला चलें सर सही, ये बात भी आपकी समझ में आ गई, सर फाई नॉट है हमारे पास क्या, वर्क फंक्शन कहलाता है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया भाई फाई नॉट वर्क फंक्शन कहलाएगा, ये रहा फाई नॉट। अच्छा जी, अब इसके बाद ये जो 5 बच गया, ये 5 उसकी कहलाएगी क्या, काइनेटिक एनर्जी। यानी आपने जो भी एनर्जी दी, आप सपोज करो आपने एनर्जी दी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 10 उसके वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हो गई, जो बच गई वो 5, तो 5 उसकी इस्तेमाल हो जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में। अब देखो मैं अपनी बात को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैंने एनर्जी इसको दे दी कितनी, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, 40। अब देखो इसका जो वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन 10 ही है, वर्क फंक्शन 10 है। अब इसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी, अब आप देखो आपने क्योंकि एनर्जी दी 40 की, आपने 40 की एनर्जी दी, 10 उसके वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हो गई, कितनी बच गई, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि आपने 40 की एनर्जी दी, 10 तो वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हो गई, बच गई हमारे पास 30, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शायद मेरी बात समझ में आ गई हो। चलो मैं वैल्यू फिर दोबारा चेंज करता हूँ। मैंने बोला नहीं भाई, अब मैंने जो एनर्जी दी वो है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बोलेंगे सर कोई मसले की बात नहीं, ये देखो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 तो वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हो जाएगी, बच कितनी जाएगी, बच जाएगी मेरे पास 60, तो ये बच जाएगी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी, 60।
अब आप देखो एनर्जी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ई इज इक्वल टू एच म्यू, ई इज इक्वल टू एच म्यू। अगर आप बढ़ाते हो एनर्जी, इसका मतलब आप बढ़ा रहे हो कौन, फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो, क्योंकि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। अगर आप बढ़ाते हो एनर्जी तो बढ़ती कौन है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। और जब आप एनर्जी बढ़ा रहे थे तो अल्टीमेटली जो एनर्जी बढ़ रही थी वो कौन सी एनर्जी बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी आपको करके दिखाया ना, ये देखो मैं अगर 70 की जगह इसको कर दूंगा कितना, 90, अगर 70 की जगह 90 किया तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 80। यानी अगर आप एनर्जी बढ़ाते हो तो बढ़ती क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो मैं अब आपके लिए बात आसान करता हूँ, ज़रा मेरी बातों को समझना। हो सकता है मेरी बातें मुश्किल लग रही हो, लेकिन आसान करने की कोशिश करेंगे आपको। अगर आप इंक्रीज़ करते हो फ्रिक्वेंसी तो इंक्रीज़ होती है हमारे पास एनर्जी, और अगर इंक्रीज़ होती है एनर्जी तो अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाती है कौन, काइनेटिक एनर्जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फोटोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, अगर आप फोटोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो बढ़ेगी कौन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये इसका छोटा सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3। जो पॉइंट नंबर 3 समझाने के लिए इतनी लंबी मैंने आपसे बात करी, वो पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बताऊँ, ये रहा पॉइंट नंबर 3 जो लिखा है ना, तमाम लोग इसको ज़रा पढ़िएगा जल्दी से। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 3 में आपसे बोला भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी अगर आप क्या बढ़ाओगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे। याद है ना अभी, अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो एनर्जी इंक्रीज होती है, और अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होती है हमारे पास कौन, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये 3 तरह के पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए। इन 3 पॉइंट्स को देखने के बाद कुछ इसके फॉर्मूले भी हैं, फॉर्मूले भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, फॉर्मूले ज़रा देखिएगा। अच्छा, पहला फॉर्मूला ये कैसे आया, तो पहला फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ। आप लोगों ने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था कि जो भी आप एनर्जी दोगे वो दो चीज़ों में इस्तेमाल होगी, एक इस्तेमाल होगी उसके वर्क फंक्शन में, और एक इस्तेमाल होगी उसके किसमें, काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल होगी। यानी आपने जो भी एनर्जी प्रोवाइड करी वो दो चीज़ों में इस्तेमाल होगी, एक उसके वर्क फंक्शन में और एक उसकी काइनेटिक एनर्जी में। अब ये जो लेफ्ट साइड पे आपको एनर्जी लिखा हुआ नज़र आ रहा है ई, इस एनर्जी की जगह पे आप लिख सकते हो क्या, एनर्जी क्योंकि बराबर होता है एच म्यू के। एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, ई इज इक्वल टू एच म्यू, तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। तो ई की जगह पे मैंने रख दिया एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी आपने जो भी एनर्जी प्रोवाइड करी वो दो चीज़ों में इस्तेमाल होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में यानी वर्क फंक्शन, एक इलेक्ट्रॉन भगाने में यानी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये म्यू नज़र आ रहा है, ये म्यू नहीं है बल्कि ये फाई है, फाई नॉट। इस इक्वेशन को देख के मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कुछ और इक्वेशन भी मुझे आप लोग को बतानी है। अच्छा जी, अब याद है ना ये फाई नॉट क्या था, तो ये फाई नॉट था मेरे पास क्या, वर्क फंक्शन। अच्छा, वर्क फंक्शन की मैं अभी डेफिनेशन भी आपको लिख के बताऊंगा, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन होती क्या है। वर्क फंक्शन कहलाता है क्या, मिनिमम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को आप बोलते हो क्या, वर्क फंक्शन बोलते हो। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता तो क्या है, मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच म्यू। लेकिन अब आप एनर्जी को लिख रहे हो किससे, फाई नॉट से, क्योंकि कम से कम जो एनर्जी है उस एनर्जी को वर्क फंक्शन बोल रहे हो और वर्क फंक्शन को लिखते हो फाई नॉट से। तो जो म्यू है इस म्यू को भी आप क्या लिख दोगे, म्यू नॉट लिख दोगे। यानी वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एच म्यू नॉट, क्योंकि वर्क फंक्शन भी एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला एच म्यू होता है। वर्क फंक्शन को आप फाई नॉट से लिखते हो, यानी ये ओ लगाते हो, फाई नॉट यानी नॉट जिसको आप बोलते हो, और फ्रिक्वेंसी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, म्यू नॉट लिख दिया। तो सेकंड फॉर्मूला ये आपको नजर आ रहा है वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप बार बार पढ़कर आए, चैप्टर नंबर 12 पे भी पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। अच्छा, नहीं याद तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 12 में, वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज को वहाँ भेजे बन जाएगा चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और हो जाएगा आपके पास क्या, वर्क। वर्क बराबर होता है एनर्जी के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी। चार्ज को मैंने लिख दिया ई से, और पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने लिख दिया किससे, वी नॉट से। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया किसके, ई वी नॉट के। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने आप लोगों से अब शेयर कर लिए, 3 तरह के फॉर्मूले। तीनों फॉर्मूलों को मैं अभी इस्तेमाल करना भी आपको सिखाऊंगा। अभी एमसीक्यू जिसके बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे ताकि ये सारी बेसिक बेसिक सी बातें आप लोगों को क्लियर होती रहें। अच्छा, अब जो कुछ मेन बातें रह गई ज़रा वो मेन बातें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो बताई थी थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी। सही है, सबसे पहली जो बात है वो क्या है, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या है, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़रा याद रखना आप तमाम लोग, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी में लिख के दिखाऊँ, मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू emit
इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जो फ्रिक्वेंसी चाहिए उस फ्रिक्वेंसी को आप बोलते हो क्या, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई सर अब ये भी क्या, वर्क फंक्शन। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई वो क्या बताया, वर्क फंक्शन बताया। तो वर्क फंक्शन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे भाई वर्क फंक्शन मुझे बताओ, वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन मैं आपको बताऊँ, ये देखो वर्क फंक्शन है आपके पास मिनिमम एनर्जी टू इमिट इलेक्ट्रॉन, यानी कम से कम जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अब देखो ये दो चीज़ें तो हो गई आपके पास, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, वर्क फंक्शन। एक और चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहलाती है मेरे पास कट ऑफ वेवलेंथ। क्या कहलाती है, तो इसका नाम मैंने लिख के दिखाया सर, ये चीज़ एक नई चीज़ आई है जिसका नाम मैंने क्या रखा, कट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा जी, आप बोलेंगे चने सर अब आप नई चीज़ लेकर आए, इसको ज़रा समझाइए तो सही। समझाने के लिए मैंने एक नई स्लाइड को ओपन किया, यहाँ पे मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ। याद है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। अच्छा ये म्यू नॉट नज़र आ रही है ना, ये म्यू नॉट तो फ्रिक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। म्यू का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। नहीं पढ़ा तो भाई ये लो ड्राइव करके दिखा देता हूँ, पढ़ा है ना फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो पढ़ा होगा ना। अब देखो वेलोसिटी नज़र आ रहा है, वेलोसिटी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, फोटोन क्योंकि लाइट की बात कर रहे हो तो मैंने सी से लिख दिया। फ्रिक्वेंसी को लिखते हैं म्यू से, बराबर में लिखा हुआ है लैम्डा, लैम्डा को लाके डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, या फिर म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब जरा इस फॉर्मूले को याद आना, फॉर्मूला भी मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अच्छा जी, अब आप देखो आपको जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है सी अपॉन लैम्डा, लेकिन यहाँ म्यू है, म्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है म्यू नॉट। तो ये लैम्डा जो है ना, लैम्डा के साथ भी आप क्या लिखते हो, लैम्डा को भी चेंज करना पड़ेगा, तो लैम्डा को यहाँ पे आप लिखते हो कट ऑफ करके। अब आपने इसको कट ऑफ क्यों बोला, कट ऑफ लिखने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ज़रा इस वैल्यू को पुट करना सीख लो, मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा मैंने इसको कट ऑफ क्यों बोला। तो ये बन जाएगा फाई नॉट इज इक्वल टू एच, म्यू नॉट की जगह पे आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा कट ऑफ, ये हो जाएगा लैम्डा कट ऑफ। अब आप देखो वर्क फंक्शन और लैम्डा कट ऑफ आपस में जो रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्स रिलेशन। ये देखो वर्क फंक्शन और लैम्डा कट ऑफ का जो आपस में रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, कट ऑफ का जो रिलेशन मतलब आ रहा है वो रिलेशन इनवर्स आ रहा है। अब याद है वर्क फंक्शन क्या था, वर्क फंक्शन था आपके पास मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसको आप बोलते हो वर्क फंक्शन। तो देखो अगर क्योंकि रिलेशन आपस में इन्वर्स है, अब अगर एनर्जी मिनिमम है तो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी वो वेवलेंथ जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उससे ज़्यादा वेवलेंथ पे जाओगे तो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना ज़रा, वर्क फंक्शन और लैम्डा कट ऑफ आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन आपके पास कैसा है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन है इनवर्स। अगर एनर्जी मिनिमम है यानी कम से कम एनर्जी है तो जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी लैम्डा कट ऑफ कहलाता है मैक्सिमम वेवलेंथ टू एमिट आउट इलेक्ट्रॉन। अब इसको लिख के भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में चलो लिखते हैं जल्दी से हम। कट ऑफ वेवलेंथ कहलाता है भाई मैक्सिमम वेवलेंथ टू एमिट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए उसको आप बोलते हो कट ऑफ वेवलेंथ। चलो कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में करके ताकि आप लोग को याद रहे ये फॉर्मूला। कट ऑफ वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा कट ऑफ फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा कट ऑफ। अगर फॉर्मूले में आएगा भी तो आप रीअरेंज करके आराम से इसकी वैल्यू निकाल लोगे, मैंने लिख के दिखा दिया आपको। अच्छा अब जो लास्ट चीज़ रह गई है कट ऑफ वेवलेंथ के बाद, वो लास्ट चीज़ मैं आपको जल्दी से बताऊँ, वो रह गया है मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब ये एक नई चीज़ आप लेकर आ गए सर, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बताऊं, पहले चलो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ये है क्या चीज़। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है मेरे पास मिनिमम पोटेंशियल टू स्टॉप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन।
आप बोलेंगे सर ये आपकी बात जो है ना हमें समझ में नहीं आ रही, तो ये समझ में आएगी भी नहीं जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं। तो मैं समझाने के लिए अपनी स्लाइड को पीछे करता हूँ ज़रा। ओके, इस स्लाइड को देखो, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट आउट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जा रहा है। जब आपने इस पर फोटोन को स्ट्राइक किया, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले, इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है राइट साइड पे, आप चाह रहे थे ये इलेक्ट्रॉन मूव ना करे, इलेक्ट्रॉन रुक जाए। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था राइट साइड पे। अब इलेक्ट्रॉन पे देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव। अब अगर आप यहाँ पे भी नेगेटिव प्रोवाइड करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा, रिपेल करेगा। अब आप जैसे होता है ना, कोई बॉडी अगर मूव करते हुए राइट पे जा रही है, आप इसको रोकना चाह रहे हो, तो रोकने के लिए आप इस पर अपोजिट फोर्स लगाओगे, और अपोजिट फोर्स राइट से लगाओगे। आप इतनी फोर्स लगाओ कि स्टॉप हो जाए। अगर आप अपनी फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो वो बॉक्स को फिर लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। अगर आप इसको रोकना चाह रहे हो तो आप इस पर क्या लगाओगे, अपोजिंग फोर्स लगाओगे। अब इलेक्ट्रॉन पे जो अपोजिंग फोर्स लगा रहे हो वो पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से लगा रहे हो, यानी नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। मेरी बात, शायद मेरी बात आपको समझ में आई हो। दोबारा से बताऊं, भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, ये राइट पे मूव कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये रुक जाए, तो मुझे इसको अपोज करना पड़ेगा। यानी जिस पोटेंशियल की मदद से आप इलेक्ट्रॉन को रोकते हो, यानी मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन रोकने के लिए कम से कम जो पोटेंशियल अप्लाई करते हो, उस पोटेंशियल को बोलते हो आप क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप लिखते हो किससे, वी नॉट से लिखते हो। ये लिखा हुआ है ना वी नॉट का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा हुआ है वी नॉट, तो वी नॉट के ऊपर आपको फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये चार चीज़ें तमाम लोग याद रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, कट ऑफ वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन फॉर्मूलों को देखने के बाद जो आपको मैंने बेसिक बेसिक सी बातें बताई, इन तमाम बातों को देख के इसके कुछ एमसीक्यूज़ को डील करेंगे। कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा जी, पहला एमसीक्यू आप तमाम लोग के सामने नज़र आ रहा है। एमसीक्यू देख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल में आपसे बोला क्या गया, सवाल देखते हैं ज़रा। सवाल में आपसे बोला अ फोटोन ऑफ एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक फोटोन है जिसकी आपको एनर्जी बता रहा है। भाई इसकी एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने लिखा सर E इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, अब उसका जो आगे जो आपसे बोल रहा है कि भाई उसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन का मतलब है आपको फाई नॉट दे रहा है, फाई नॉट की वैल्यू दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखा दो, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो याद है ना आपको इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन भाई सिंपल सी ये थी कि आप जो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, यानी आपने जो भी एनर्जी प्रोवाइड करी उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक इस्तेमाल होता है वर्क फंक्शन में और एक इस्तेमाल होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तब आप देखो आपको क्या क्या गिवन कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, वर्क फंक्शन दे रहा है और काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है। ये देखो एनर्जी की वैल्यू है 3.4, वर्क फंक्शन की वैल्यू है 2 और काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए। इस 2 को बोला भाई आप 2 वहाँ चले जाओ, तो 3.4 में से 2 को क्या कर दोगे, माइनस। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का कितना। तो आप बोलेंगे सर जवाब आ जाएगा मेरे पास 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब हो गया मेरे पास, वो करेक्ट जवाब मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। मेरे ख्याल में बड़ा आसान सा एमसीक्यू था ये, तमाम लोगों से सॉल्व हो गया होगा ये एमसीक्यू। इस एमसीक्यू को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, अगला एमसीक्यू आप तमाम लोगों से शेयर करते हैं। ये रहा आपके पास अगला एमसीक्यू। अगला एमसीक्यू देखते हैं क्या है। अगले एमसीक्यू में आपसे बोला गया भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। चार ऑप्शन दिए गए आपको, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ऑप्शन सी बताया गया वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट अबव द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फोर्थ पॉइंट आपको बताया गया स्पीड ऑफ इंसिडेंट लाइट। मेरे ख्याल में ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ। जब मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था भाई एनर्जी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन किससे है, फ्रिक्वेंसी से। यानी अगर आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे, याद है ना बताया था कि भाई अगर आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे इंक्रीज़ होगी एनर्जी, और अगर आप इंक्रीज़ करोगे एनर्जी तो अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाएगी क्या, काइनेटिक एनर्जी। यानी जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आसान सा एमसीक्यू अब आप लोग याद रखना है इस पॉइंट को। छोटे छोटे से ये एमसीक्यू ऐड करने का मकसद ये है कि की पॉइंट के तौर पे मैं आपको बताता रहूँ। इसके बाद अगला एमसीक्यू इसी से रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश, यानी वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करती है। अब आप लोग ज़रा देखिएगा, आप बोलेंगे सर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है। आप सोच रहे होंगे क्या ये डिपेंड करती है इंसिडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। अच्छा जी, कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हो ये डिपेंड करती है सर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट पे,
कुछ लोग होंगे हो सकता है सोच रहे हो कि सर ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल सरफेस पे। अब देखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है क्या, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है सर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, यानी वर्क फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है किस पे, ये म्यू नॉट नज़र आ रहा है, ये म्यू नॉट कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्योंकि इसके फॉर्मूले में मौजूद है। लेकिन जब समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ज़रा देखना, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ मैटर सरफेस पे डिपेंड करती है। भाई वर्क फंक्शन क्या था, वर्क फंक्शन था आपके पास कम से कम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी होती है मेरे पास वर्क फंक्शन। सही। अब देखो सपोज करो आपके पास ये मेरे पास मौजूद है कॉपर, और एक तरफ मेरे पास मौजूद है एल्यूमिनियम, एक तरफ कॉपर मौजूद है, एक तरफ मेरे पास एल्यूमिनियम मौजूद है। सही। अब देखो कॉपर के वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी और एल्यूमिनियम के वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी सपोज करो इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू होगी y, क्योंकि दोनों मटेरियल ही अलग अलग है, एक कॉपर है एक एल्यूमिनियम है, तो दोनों के क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है तो दोनों के जो वर्क फंक्शन है वर्क फंक्शन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी जो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है, क्योंकि हर वैल्यू कांस्टेंट होती है, कॉपर का अगर वर्क फंक्शन कुछ भी है ना, सपोज करो सोडियम का वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसका वर्क फंक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है और डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो मैंने लिखा भाई वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस। तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बात थी। इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू मेरे पास मौजूद है, इस एमसीक्यू को भी देखते हैं, इस एमसीक्यू से क्या पता चलता है, तमाम लोग जरा इस एमसीक्यू को पढ़िएगा। एमसीक्यू को अब ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू में आपसे बोला गया क्या, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट इज डिक्रीज। अब वेवलेंथ को आपने क्या किया है, डिक्रीज़ किया है। अब समझने वाली बात है, समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको, ज़रा देखिएगा। आप लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ई इज इक्वल टू एच म्यू, फिर म्यू का फॉर्मूला पढ़ा है आपने सी अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है आपके पास क्या, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सही। अब आप देखो, अगर आप वेवलेंथ को डिक्रीज़ कर रहे हो, वेवलेंथ को क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो, ये देखो आपने अगर वेवलेंथ को डिक्रीज़ किया तो अल्टीमेटली जो एनर्जी हो गई वो एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई सर, एक पॉइंट हमें समझ में आ गया अभी, वो पॉइंट ये समझ में आया कि सर अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज़ करेंगे तो जो चीज़ इंक्रीज़ होगी वो इंक्रीज़ क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज़ होगी, यानी आपने उस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को बढ़ा दिया। अब आप लोग एक और बात पढ़ कर आए हुए हो कि सर हमारे पास जो फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर हम किसको बढ़ाते हैं, अगर हम बढ़ाते हैं एनर्जी को, अगर हम बढ़ाते हैं किसको, एनर्जी को, तो अल्टीमेटली जो चीज़ बढ़ती है वो कौन बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यानी अगर आप एनर्जी को इंक्रीज़ करोगे तो जो चीज़ बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी अब मैंने दो बातों को रिलेट कर दिया। पहली बात ये कि अगर आप वेवलेंथ कम करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और आपको पता है सर, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कि वो पोटेंशियल जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए चाहिए हो, यानी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो कम से कम पोटेंशियल चाहिए वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसका रिलेशन होता है किससे, काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि जितना ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ही ज़्यादा तो आपको क्या चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, उसको रोकने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। तो अब आप ज़रा बात को रिलेट करो, आपने कम करी वेवलेंथ, बढ़ गई एनर्जी, बढ़ी एनर्जी तो बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जितनी तेज़ी से मूव कर रहा होगा उतना ज़्यादा ही आपको रोकने के लिए क्या चाहिए होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। यानी इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। मेरे ख्याल में ये बात आप तमाम लोगों को क्लियर होगी। इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास एक और एमसीक्यू मौजूद है, इस एमसीक्यू भी तमाम लोग पढ़िएगा। ये एमसीक्यू क्या है,
बड़ा ही सिंपल सा एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आपसे बोला गया भाई फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेज यानी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम हॉट बॉडीज़। अब देखो वो जो बात है ना, सिंपल सी जो बात थी उस बात को उसने कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए कर दिया, उसने यहाँ पे एक लफ्ज़ का इजाफा किया, वो है हॉट बॉडीज़। अब ज़रा देखो, आप किसी मेटल के ऊपर आप फोटोन को स्ट्राइक करो और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलें, आपने फोटोन को स्ट्राइक किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलें, इस इफ़ेक्ट को आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो लफ्ज़ भी तो देखो, मैंने अगर तोड़ तोड़ के लिखा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा है आपको क्या, फोटो का मतलब फोटोन, फोटोन का मतलब लाइट, आपने लाइट को इंसिडेंट किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर आपके पास कोई मेटल था, सही है, आपने उस मेटल को हीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हॉट बॉडी की बात करी ना, आपने इस मेटल को हीट करना शुरू कर दिया। अब जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इसको आप बोलोगे क्या, नाम लिखा हुआ आपके सामने थर्मियोनिक इफेक्ट, थर्मियोनिक एमिशन। अब थर्मियोनिक एमिशन इसको क्यों बोल रहे हो, तो भाई थर्म का मतलब आपने क्या पढ़ा है, अगर आप यहाँ पे लफ्ज़ देखो, लफ्ज़ आपको लिखवा नजर आ रहा है थर्म, थर्म का मतलब होता है क्या, हीट, यानी किसी बॉडी को हीट करो और वो हीट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करे, तो उस चीज़ को आप आज के बाद से बोलोगे क्या, थर्मियोनिक एमिशन। इस एमसीक्यू को देखने के बाद तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट एमसीक्यू मेरे पास मौजूद है। इस लास्ट एमसीक्यू को देखिएगा और मुझे इसका जवाब बताने की कोशिश कीजिएगा, इसका जवाब क्या हो सकता है। खुद सॉल्व करो, अपने पास आंसर खुद निकालो और अपने पास लिख लो इसका आंसर क्या हो सकता है। सवाल अगर आप देखिए तो सवाल दिखने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सवाल है ये बड़ा आसान। सवाल को मैं सॉल्व करना सिखाऊँ आपको, सवाल किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, इसका जवाब क्या हो सकता है। तो सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे बोला था फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज़ 4.125 EV, यानी आपको वर्क फंक्शन दे रहा है। आपने लिखा सर वर्क फंक्शन यानी फाई नॉट आपको दे रहा है कितना, 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखा दो, लैम्डा कट ऑफ निकाल के दिखा दो। तो ये लैम्डा कट ऑफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो लैम्डा कट ऑफ का जो मैं फॉर्मूला आपको पहले पीछे पढ़ा चुका हूँ, वो क्या पढ़ा है, एच सी अपॉन लैम्डा कट ऑफ। ये तमाम लोगों को मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया, सही। अब लैम्डा कट ऑफ चाहिए तो वर्क फंक्शन यहाँ पे कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा कट ऑफ इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नॉट, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब देखो फाई नॉट की वैल्यू आपको पता है, भाई फाई नॉट की वैल्यू पता है ना आपको, सवाल में गिवन कर रहा है। सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी आपको पता है, और एच तो पता ही पता है क्योंकि एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। सिर्फ जो मसला है वो मसला क्या है, इस फाई नॉट का मसला है। फाई नॉट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, आप इसको लाना चाहोगे जूल्स में, यानी 4.125 को जूल्स में लाने के लिए याद है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, यानी आपने इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से। अब आप सोचोगे सर इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, 1.6 को मल्टीप्लाई करें 4.125 से, तो ये तो कम से कम आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये देखो मैं चलो मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ, 4.125 मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 1.6 से। डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ी देर के लिए डेसिमल को छुपा देते हो, डेसिमल को यहाँ से भी छुपा दिया, डेसिमल को यहाँ से भी छुपा दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करो ज़रा बारी बारी, 6 को 5 से करोगे 6 5 ज़ा 30, 6 को 2 से करोगे 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1 इधर कैरी, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 1 ज़ा 6, 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 7, 6 को 4 से करोगे तो 6 4 ज़ा 24। फिर इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉस लगा देते थे, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5, 1 को 2 से करो हो जाएगा 2, 1 को 1 से करोगे हो जाएगा 1, और 1 को 4 से करोगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 सेम नंबर यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब इन सबको आप ऐड कर लेते थे, ये हो जाएगा 0, 5 में 5 को ऐड करोगे हो जाएगा 10, 1 ऊपर कैरी, 7 में 2 को ऐड करोगे 9, 9 प्लस 1 करोगे 10, ये ऊपर 1 आ जाएगा, 4 प्लस 1 करोगे 5, 5 प्लस 1 करोगे क्या हो जाएगा 6, और 4 में 2 को ऐड करोगे तो ये भी हो जाएगा आपके पास क्या 6 हो जाएगा। अब याद है डेसिमल जो छुपाया था, उस डेसिमल को वापसी बुलाया, भाई इसको भी हटाया इसको भी हटाया। अब देखो डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, तो आप बोलेंगे सर डेसिमल के बाद 1 2 3 4, डेसिमल के बाद टोटल डिजिट है वो 4 है, तो डेसिमल को 4 दफ़ा शिफ्ट करा दो आप, ये देखो 1 2 3 4,
यानी इसका जो करेक्ट जवाब बनेगा वो करेक्ट जवाब क्या बनेगा, 6.6 बनेगा। तो ये देखो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार भी बता दिया। यानी वर्क फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 6.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19, और ये आंसर हो जाएगा किसके अंदर, जूल्स के अंदर आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आपको जो चाहिए था वो क्या चाहिए था, लैम्डा कट ऑफ चाहिए था। आप बोलेंगे सर लैम्डा कट ऑफ चाहिए, सर बात तो सही है सर, लैम्डा कट ऑफ निकाल के दिखा दीजिए। अब देखो लैम्डा कट ऑफ मैं आपको निकालना सिखाऊँ, कैलकुलेशन को उसको लिखे रहने देते ताकि आप लोग को मेरी बात याद रहे। अच्छा जी, अब h की वैल्यू क्या होती है, तो h की वैल्यू मैं आपको लिख के दिखाऊँ। मेरे ख्याल में कैलकुलेशन शायद मुझे इरेज करने पड़ेगी, चलो मैं कैलकुलेशन को इरेज कर देता हूँ। कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आप तो खुद भी कर सकते हो, इतनी मैथ्स तो आप लोग को आती है। मेडिकल वाले इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते कि ये कैलकुलेशन ना कर सकें, तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनका। अच्छा जी, लैम्डा कट ऑफ का फॉर्मूला मेरे पास लिख के भी दिखाते हैं दोबारा मैं। लैम्डा कट ऑफ इज इक्वल टू लैम्डा कट ऑफ इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाइव नॉट। अब देखो वैल्यू रखते हैं, एच की जगह पे आ जाएगी वैल्यू 6.63। अच्छा 6.63 है, इसको राउंड ऑफ करके मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, मैंने इसको जानबूझ के लिख दिया 6.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 34। सही है, सी की वैल्यू नज़र आ रही है, सी की वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8 डिवाइडेड बाय, और फाइव नॉट की वैल्यू आपको लिखी हुई नज़र आ रही है 6.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। 6.6 से 6.6 क्या हो गया, कैंसिल। ये 3 को मैंने यहाँ पहले ला के बुला लिया, अब आगे बच गया मेरे पास 10 की पावर माइनस 34, साथ में लिखा हुआ है मेरे पास 10 की पावर 8, नीचे वाला 10 की पावर माइनस 19 ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर प्लस 19। अब इन तमाम पावर्स को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 एक्सपोनेंशियल, सबको ऐड कर लो आप, माइनस 34 प्लस 8 और प्लस 19। ओके ये जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 7, और 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10। अब ये देखो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन, ये तो मैं आपको बार बार बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ, ये सारी बातें दोबारा बताऊंगा तो मुश्किल लगेंगी। देखो एंगस्ट्रॉम में लिखने के लिए क्योंकि 10 की पावर माइनस 10 चाहिए होते तो मैंने एंगस्ट्रॉम में लिखा, तो इसका जो करेक्ट जवाब मुझे नज़र आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है, यानी 3000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा इतना मुश्किल सवाल जो है ना मेडिकल के टेस्ट में तो नहीं आएगा, मेडिकल के टेस्ट वाले भूल जाइए, मेडिकल के टेस्ट में अगर ये सवाल आ गया तो बहुत मुश्किल बात है। ये सवाल एनईटी के टेस्ट में आ सकता है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ है, और मैंने जो आपको कैलकुलेशन करना सिखाई है वो कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर ही सिखाई है। अगर ये सवाल इस तरह का है तो आप विदाउट कैलकुलेटर के भी कर सकते हो, सवाल ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। बगैर कैलकुलेटर के भी आप इस सवाल को कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर सवाल आता है एनईटी के टेस्ट में आता है, तो ये मुश्किल तरीन इसका सवाल था जो मैंने आपको करना सिखा दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तकरीबन टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। चलो इसके मुतालिक एक आधा एमसीक्यू मैं आप लोगों से अगर पूछूँ तो मुझे आप बताना। सपोज़ करो मेरे पास जो है कट ऑफ वेवलेंथ मुझे बताई गई, कट ऑफ वेवलेंथ है सपोज़ करो 3000 एंगस्ट्रॉम, सही 3000 एंगस्ट्रॉम इसका कट ऑफ वेवलेंथ है। मैंने जो फोटोन इस्तेमाल किया उसकी वेवलेंथ है मेरे पास कितनी, 4000 एंगस्ट्रॉम। मुझे बताइए क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू थी कितनी, कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू थी 3000 एंगस्ट्रॉम, मैंने जो इस्तेमाल करी है 4000 एंगस्ट्रॉम। मुझे बताइए क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा या नहीं करेगा। इरेज हो गया मुझसे, दोबारा से मैं लिख देता हूँ, वैल्यू मिट गई मुझसे। वैल्यू ये थी कि भाई कट ऑफ वेवलेंथ की आपको वैल्यू बताई मैंने, कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू है मेरे पास 3000 एंगस्ट्रॉम, और मैंने जो फोटोन इस्तेमाल किया उस फोटोन की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने आपसे पूछा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो ये मैं आपको जवाब दूँ। भाई अब देखो चूँकि आपके पास जो कट ऑफ वेवलेंथ है, ज़्यादा से ज़्यादा, जो कट ऑफ का मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो वेवलेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 3000 हो सकती है। भाई कट ऑफ का मतलब मैंने बताया ना, कट ऑफ का मतलब मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कट हो गया मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा का फोटोन अगर आप इस्तेमाल करोगे, इससे ज़्यादा का फोटोन अगर आपने इस्तेमाल किया तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो टेक प्लेस नहीं करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ 2000 एंगस्ट्रॉम,
अब आप देखो, मैक्सिमम था 3000, आपने इस्तेमाल किया 2000, यानी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3000 हो सकता था, आपने 2000 इस्तेमाल किया, तो इस वाले केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा। मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को ये बात अब क्लियर होगी। कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू भी अब आपको निकालना आ गई होगी। ये चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 2 था। इस लेक्चर के अंदर से मैंने एक ही टॉपिक डिस्कस किया, वो में था मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसके जितने एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते थे एमसीक्यूज भी मैंने डिस्कस किया आपसे, सारे लॉजिक्स मैंने आपको बताई। ये टॉपिक मैंने थोड़ा सा डेप्थ में बताया क्योंकि चैप्टर नंबर 17 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को लेक्चर क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर मैं फ्री होऊंगा तो आप लोग को जवाब दे दूंगा। तमाम लोगों को तमाम लोग इस लेक्चर को लाजमी सुनिएगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिएगा। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।